लो फिर आ गए हैं मोदी, और कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि भारी मेजॉरिटी के साथ। अभी 2 महीने से जहां इलेक्शंस कांटे की टक्कर के लग रहे थे, वहीं जो रिजल्ट आए हैं उसने ऑपोजिशन को सदमे में डाल दिया है साहब। इससे तो साफ पता चलता है कि भैया राजनीति का रुख चाहे कहीं भी हो, लेकिन जनता तो केवल मोदी ब्रांड पर भरोसा करती है। भले ही वो मोदी की सरकार से किसी मुद्दे को लेकर नाराज हो, लेकिन मोदी का हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। तभी तो जीत का सहारा एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के सर पर सजा है और एक भारी मेजॉरिटी के साथ वो तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि आखिर वो कौन सी वजह रही है जिन्होंने बीजेपी को इतनी बम्पर जीत दिलाई है। इलेक्शन से पहले तक तो ये लड़ाई 19-20 की थी, तो ये अचानक एक तरफा कैसे हो गई? क्या ये केवल मोदी के नाम का जादू है या फिर बीजेपी की पॉलिसीज ने ही सारा गेम पलटा है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए चलो आपको एक असली कहानी सुनाता हूँ। देखिए, ये कहानी गोरखपुर की एक बूढ़ी औरत की है जो वोटिंग के दिन 12 बजे पोलिंग बूथ पर वोट डालने गई थी। अफसोस उसका नाम वोटर लिस्ट में तो था नहीं, लेकिन जल्द ही उसे पड़ोस के एक पोलिंग बूथ पर भेजा गया। पूरा दिन घूमने के बाद भी जब शाम को उस महिला का वोटर आईडी डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ तो वो मतदान केंद्र के बाहर रोती हुई मिली। उसे अफसोस था कि वो दिन भर गर्मी और उमस में भटकने के बाद भी वोट नहीं दे सकी। महिला ने लगभग रोते हुए कहा, मेरे बेटे ने कहा था जरूर जाकर वोट देना, पर मैं नहीं दे सकी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जो बेटा मेरे लिए छत और 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर रहा है, उसके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकी। यहाँ लोगों को लगा शायद वो अपने किसी बेटे की बात कर रही है जो कि दिल्ली में कोई छोटी मोटी नौकरी करता होगा और वोट करने के लिए फोन किया होगा। पर उसकी बातों पर गौर करने पर लोगों को समझ में आया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना बेटा बता रही थी। इस छोटी सी कहानी से जानते हैं हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि मोदी लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि उनकी सोच, समझ और परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। अब हालांकि ऐसा होने में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बीजेपी मार्केटिंग कैंपेन की भी रही है, लेकिन ये भी झुटलाया नहीं जा सकता कि लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने कई स्कीम चलाई हैं, जिसके तहत न केवल लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है, बल्कि करीब 80 करोड़ लोगों को घर और शौचालय के लिए भी पैसा मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के जरिए उनका मुफ्त इलाज हो रहा है और गरीब तो छोड़िए, खुद इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के कोर वोटर्स, मुस्लिम कम्युनिटी तक भी ये स्कीम पहुंची है। यही एक वजह भी है कि जो मुस्लिम्स पहले कांग्रेस को चुनते थे, उन्होंने भी अब एनडीए को वोट दिया है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट देश में पहली बार लागू हुआ है, ये पहले भी जारी था, लेकिन उन्हें सही तरह से इम्प्लीमेंट अब किया जा रहा है। यही एक रीजन भी है कि लोगों को लग रहा है कि भाई अगर कोई दूसरी सरकार पावर में आती है तो ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। शानदार स्कीम के अलावा जिस दूसरे पॉइंट ने लोगों को बीजेपी को चुनने पर मजबूर किया है, वो है ब्रांड मोदी। आज देश में आलम यह है कि लोग वोट नेता को देखकर नहीं, बल्कि चुनावी चेहरा देखकर देते हैं, और बीजेपी के लिए वो चेहरा पीएम मोदी है। हालांकि पीएम उम्मीदवार के नाम पर वोट लेने के ट्रेंड को कभी कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन आज यही कैंपेन उनके गले की हड्डी बन गए, क्योंकि पहले की तरह उनके पास आज कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है। वहीं बीजेपी के लिए तो पीएम मोदी ही तुरुप का इक्का है जिसके नाम पर वोट मिलते जाते हैं। इससे एक बात तो साफ माननी पड़ेगी कि मोदी अब चुनावी ब्रांड बन चुके हैं और कांग्रेस के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। वही बात अगर तीसरे रीजन की करें तो बीजेपी की जीत के पीछे एक मुद्दा राम मंदिर का भी है। दरअसल बीजेपी हमेशा से ये कहती आई थी कि राम लला को लेकर आएंगे। ये उनके लिए केवल एक धार्मिक नहीं, बल्कि लंबे समय से एक चुनावी मुद्दा भी रहा है, जिन्हें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी जगह दी थी। आज आलम यह है कि पीएम मोदी और बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी और हिंदू हृदय सम्राट की तरह देखा जाता है। अब ओपोजिशन भले ही सेट किया हुआ एक फेक नैरेटिव जरूर कहे, लेकिन ये 100% सच है कि भारतीय आबादी का एक बड़ा तबका बीजेपी को उनकी हिंदूवादी छवि के लिए पसंद करता है और उनको ही भारत की रूलिंग पार्टी की तरह देखना चाहता है। इसके अलावा इस विचार को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहीं ना कहीं ओपोजिशंस ने भी एक बड़ा रोल निभाया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, तो आपको याद होगा कि उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी राम मंदिर की लहर थी, लेकिन इसके विपरीत विपक्ष इसका बायकॉट कर रहे थे। उन्होंने इसे राजनीतिक इवेंट कहकर पूरी तरह से नजरअंदाज किया और ऐसा करने से एक बड़ी हिंदू आबादी को यह संदेश गया कि विपक्ष रामलला के आने पर खुश नहीं है। ऐसे में जाहिर था कि लोगों का वोट तो बीजेपी को ही जाना था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने राम मंदिर पर अपने रुख को सकारात्मक रखा होता, तो राम मंदिर का श्रेय बीजेपी लेकर भी लोगों के वोट नहीं ले पाती। खुद आज हिंदुओं की एक बड़ी आबादी कहती है कि 500 साल बाद इस देश में मंदिर बना है, इसे पहले ही बन जाना चाहिए था, लेकिन किसी और सरकार ने कुछ नहीं किया।
मंदिर तो हमेशा से हमारे लिए एक मुद्दा था, क्योंकि ये हिंदुओं का प्रतीक है। जो गुलामी का प्रतीक था उसे मोदी जी ने खत्म करवाया। कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन विपक्ष का जो रुख था उससे बहुत दुख हुआ। देखिए, दरअसल धर्म की राजनीति के लिए तो बीजेपी को सब खरी खोटी सुनाते ही हैं, लेकिन केवल ये एक पॉइंट नहीं है जिसने बीजेपी को जिताया है, बल्कि इसके ऑपोजिट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी टाइम, पैसा और स्ट्रैटेजी को लगाया। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी राज में 2014 से 2023 के बीच 46 न्यू एयरपोर्ट, 13 IIT और IIM और चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर 6700 किलोमीटर रोड बनवाई गई है। आलम तो यह है कि भारत के सुदूर गांव के लोगों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने का लाभ मिल रहा है। सड़कें और हाईवे बन रहे हैं तो उसका मुआवजा भी मिल रहा है। देश में एक दौर ऐसा भी था जब सड़कें और रेलवे की जमीन के लिए सर्वे शुरू होता था तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती थी। कारण ये होता था कि जिस जमीन का अधिग्रहण होता था उसका सरकार की ओर से मुआवजा बेहद कम मिलता था। आज दूसरा दौर है। इतना पैसा मिल रहा है कि लोग खुद चाहते हैं कि उनका घर या जमीन अधिग्रहित एरिया में आ जाए। इसके लिए लोग पैसा खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं और ये सारे बदलाव बीजेपी राज में आए हैं तो जाहिर है कि छोटे लेवल पर लोग उनसे खुश होंगे ही। तो इस मास जीत का एक श्रेय 370 को भी जाता है। हालांकि इस मुद्दे ने बीजेपी को 2019 में भी जीत दिलाई थी, लेकिन आज भी अगर बीजेपी की अचीवमेंट्स पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर का 370 का मामला जरूर आता है। और आए भी क्यों ना, जहां कांग्रेस ने इतने सालों तक राज करने के बाद भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल के रखा, वहीं बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया और अपने 5 साल के कार्यकाल में ही इस पर फैसला भी सुना दिया। ऐसे में बीजेपी की फास्ट और अग्रेसिव पॉलिसीज ने भी उसे लोगों के बीच पॉपुलर बनाया। इसके ऊपर से मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने जिस तरह चुनाव सभाएं और रैलियां की हैं, उससे भी बीजेपी की जीत सफल हो पाई है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस चुनावी सीजन में 206 रैलियां और रोड शो किए हैं। टीवी चैनलों को वो अब तक करीब 80 इंटरव्यूज दे चुके हैं। मोदी जी के अलावा अमित शाह ने 188, राजनाथ सिंह ने 101, नड्डा ने 134 तो योगी जी ने पीएम से केवल 2 कम यानी 204 रैलियां की हैं। 12 अप्रैल तक जब विपक्ष अपनी योजनाएं बना रहा था तब बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करनी शुरू कर दी थी। यूपी में तो पहले चरण के चुनाव तक 7 चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त रैली तक नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी कितनी स्ट्रांग थी, जबकि कांग्रेस तो अपने लिए उम्मीदवार ही ढूंढने में लगी थी। जी हाँ, कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 315 रैलियां ही की हैं। अखिलेश ने तो सबसे कम 81 रैलियां की हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले छोटे राज्य बिहार में तेजस्वी ने 251 रैलियां करके विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से सबसे अधिक मेहनत करने वाले नेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मोदी, शाह और योगी ने अपनी रैलियों में बड़ी खूबी से हिंदू हितों का ख्याल रखा और यही सब पार्टी के वोटरों को मतदान केंद्रों तक लाने में सफल भी रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि वीक ओपोजिशन ने भी बीजेपी को जीत का सबसे बड़ा दावेदार बनाया है। भारतीय राजनीति में आज हालात कुछ ऐसे हैं कि कांग्रेस में कई सीट पर लड़ने के लिए तो उम्मीदवार तक नहीं रहे हैं। तभी तो खुद कांग्रेस के अधिकारी बताते हैं कि जो उनकी पार्टी से लड़ने वाले थे उन्होंने लास्ट मिनट में उन्हें धोखा दिया। उम्मीदवारों ने तो पार्टी को ये तक भी नहीं बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। वो आखिरी पल तक कांग्रेस के टिकट के लिए लड़ते रहे, लेकिन बाद में पीछे हटे। ऐसे में जाहिर होता है कि देश की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आज कितनी खोखली हो गई है। वहीं इसके ऑपोजिट नजर बीजेपी के हालातों पर अगर डालें तो ये पार्टी हर लेवल पर बहुत शानदार काम करे। इनकी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले लोगों को जिस तरह की ट्रेनिंग और जिम्मेदारी दी गई थी वो किसी भी पार्टी में नहीं देखी गई। जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह दिखाने के कुछ देर बाद ही दुखी दिख रहे थे, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से ट्रेन किया गया कि कहीं से भी शिकायत का मौका नहीं मिला। विपक्ष कई जगहों पर अपने कोर वोटर्स को भी मतदान नहीं करा सका, जबकि बीजेपी बहुत बड़े लेवल से बहुत छोटे लेवल तक के नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए काम कर रही थी। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए, केरल जैसे राज्य से जहां अभी बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी कद्दावर कांग्रेसी AK एंटनी के बेटे को बीजेपी में शामिल कराकर पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी, हिमाचल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो कई पार्टियां नेताओं से खाली हो गईं। यूपी में अंतिम चरण के चुनाव के महज 2 से 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी से नारद राय को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। अखिलेश यादव के कितने करीबी लोग बीजेपी में आ गए वो हैरान करने वाला ही है। मनोज पांडे, राकेश सिंह, पूजा पाल वगैरह बीजेपी यूं ही नहीं आ गए हैं। इसके लिए माइक्रो लेवल पर प्लानिंग हुई है। पूरे देश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ही नहीं, हर दल के लोगों को पार्टी में शामिल करके सामने वाले को कमजोर किया गया।
कमाल की बात है कि एक वक्त था जब बीजेपी का साउथ में खाता तक भी नहीं खुलता था, लेकिन आज देखें तो वहां भी मोदी जी का जादू काम कर रहा है और कई सीटों पर कमल खिल रहा है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ये सब मोदी की लहर का नतीजा ही है और इसी लहर के चलते तीसरी बार भी बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक बार को लगा कि कंपटीशन तगड़ा है और बीजेपी का जीतना आसान नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा कि रियलिटी और सोशल मीडिया हाइप एक्चुअल में अलग होती है। तभी तो चुनावी सीजन में नरेंद्र मोदी पर फंड्स रोकने, सीएम को जेल भेजने के आरोप, मोदी के शासन में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के बाद भी मोदी को ही तीसरा टर्म मिला है। अब कांग्रेस भले ही संविधान बदलने की आशंका जता रही है और मोदी को तानाशाही का सरदार बता रही है, लेकिन ये सारा गेम केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया गेम को तो स्ट्रॉन्ग कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को बदलने में पीछे रह गई और इसी के चलते इतनी बड़ी हार उसके हाथ लगी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कांग्रेस का अंत है? क्या अब दोबारा कांग्रेस की वापसी पॉसिबल नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।